हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th का जो आखिरी लेसन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैं यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के तीन जो मेजर फैक्टर है, मेजर पॉइंट है, वो है एक फूड केमिस्ट्री, दूसरा है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन केमिस्ट्री ऑफ क्लींजिंग मटेरियल। ठीक है, ये तीनों कवर करूंगा मैं यहाँ पे। आपको फूड केमिस्ट्री में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में क्या पूछते हैं एक्चुअली, उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में चीज़ें आती है इनफैक्ट, ठीक है, उसको कैसे याद रखा जाएगा एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। साथ ही साथ जो क्लिनजिंग एक्शन है ऑफ अ सोप एज वेल एज डिटर्जेंट का, तो सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से वो क्लीन करते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल हो या फिर ऑयल हो तो किस तरह से उसको क्लीन करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, हमारा टॉपिक आखिरी चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एज आई सेड कि तीन टॉपिक कवर करने हैं और तीन मेजर पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है, फूड केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन ऑफ अ क्लींजिंग मटेरियल। तो पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड केमिस्ट्री में। फूड केमिस्ट्री में डेफिनेटली हमें क्या पढ़ना है कि बेसिक ऑफ अ केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री देखना है, मतलब एग्जैक्टली कोई अगर क्वालिटी फूड है, ठीक है, तो क्वालिटी फूड में हम लोग क्या देखते हैं एक्चुअली। तो पहले तो देखते हैं हम लोग कि क्या है न्यूट्रिशन वहां पे, यानी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस क्या होता है किसी भी फूड में। ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर फूड ले लिया हमने, ठीक है, से एक फ्रूट्स ले रहे हैं, तो फ्रूट्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, वहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा क्या, कोई फैट्स है क्या अवेलेबल, राइट, शुगर है कि नहीं, कोई और मिनरल्स है कि नहीं, ये देखेंगे। अगर हमने चलो से कोई एक पैक्ड फूड मटेरियल ऑर्डर कर लिए तो उसमें क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो किसी भी फूड जो है उसका स्टैंडर्ड जो है बच्चों, वो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट या फिर कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू वो प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए, इससे मैं से उसका स्टैंडर्ड आका जाएगा। सो जनरली न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हम लोग देखेंगे, कोई भी फूड इंटेक करते हैं हम लोग तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटीन, फैट्स आ जाएगा, विटामिन है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स यानी क्या है दोस्तों, बायो कैटालिस्ट है। तो ये सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, तो ये हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड है, वो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल्ड हो रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फूड को इंटेक करेंगे हम लोग तो उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइप का ही फूड ले लिया, समझ लो एक पर्टिकुलर टाइप का फूड हम लोग सिर्फ इंटेक कर रहे हैं, तो एक ही कोई न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ जाएगा। डेफिनेटली सारे जो सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, एंजाइम, ये सारे के सारे हमारे लिए जरूरी है। बट बच्चों एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि सब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस उतना ही लेना है। अगर हमने ओवर कंजम्पशन कर दिया किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का, तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिशनल फूड लाना और वो इंटेक करना। क्यों इंटेक करना है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी का टोटल डेवलपमेंट, टोटल जो ग्रोथ है दोस्तों, यानी ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बॉडी एज वेल एज जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए, ये कहाँ से आता है, हमें हमें न्यूट्रिशनल सब्सटेंस से आता है। तो फिर क्वालिटी फूड इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर क्वालिटी फूड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो फूड क्वालिटी केमिस्ट्री, ठीक है, ये एक टॉपिक है फूड क्वालिटी केमिस्ट्री, जहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी। देखो ये क्या हमें एक्चुअली डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द फ्लेवर ऑफ द फूड, ठीक है, इट डिस्क्राइब द स्मेल ऑफ द फूड मटेरियल, फ्लेवर क्या एग्जैक्टली है, स्मेल परफेक्ट है कि नहीं, राइट, ओके, टेक्सचर एग्जैक्टली है, कैसा टेक्सचर है, किस तरह से दिख रहा है वो चीज, अट्रैक्टिव है, नॉन अट्रैक्टिव, कलर एज वेल एज माइक्रोबियल स्पॉइलेज, स्पॉइलेज हो रहा है कि नहीं, तुरंत ही डिकम्पोज होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे कि सही हमने से मिल्क ले लिया, मिल्क को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दे सर्टन टाइम पीरियड के बाद के लिए, तो फिर माइक्रोब्स यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे कर्ड में। ठीक है, तो ये अगर बट वही मिल्क को हमने समझ लो रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो फिर क्या होगा, माइक्रोबियल अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अंडरस्टूड, तो फिर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो ऑल टुगेदर जो हमें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस मिलने वाला है वो भी डिफरेंट मिल जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है हमें। तो फिर एक पर्टिकुलर क्वालिटी फूड में परफेक्ट फ्लेवर होना बहुत जरूरी है, वो अच्छा हमें
टेस्ट फ्लेवर, यानी बट ऑब्वियस उसका टेस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये परफेक्ट स्मेल होना बहुत ज़रूरी है। या तो ऐसा कोई सब्सटेंस ले ले जिसकी टेस्ट बैड आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो है वो ऑलरेडी स्पॉइल होने लगा है, उसके ऊपर माइक्रोब जो है वो क्या कर रहा है, अटैक करने लगे हैं, ऐसा समझ लेना है। ठीक है, उसका कलर, उसका टेक्सचर यही हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर फूड हमारे लिए इंटेक के लिए हेल्दी है या नहीं। ठीक है, अब इस चीज़ में बच्चों कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि देखो ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। अगर हमने, यस, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि अगर आपने कोई से फ्रूट कट कर लिया, जैसे कि एप्पल, एप्पल को हम लोग कट कर लेंगे और जस्ट ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे, सर्टन टाइम के बाद वो ब्राउन हो जाएगा। अगर बनाना भी ले लिया हमने, थोड़ा सा उसको तोड़ दिया, कट कर लिया है, ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ द बनाना सर्टन टाइम के बाद को थोड़ा सा कट ब्राउनिश होने लगता है। ठीक है, ब्राउनिश होने लगा मतलब क्या है, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो उस पर्टिकुलर फ्रूट में है, वेदर इट इज एप्पल और द बनाना, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट में, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो फिर वो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी हम लोग एप्पल को कट करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि वो तुरंत हम लोग खा ले या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दे, उसके अदरवाइज उसकी अगर नहीं रखेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा, यानी हमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन सब्सटेंस है वो हमें मिलेंगे नहीं। एक्चुअल में वो ब्राउन क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। इवन सम वेजिटेबल्स आर आल्सो देयर, पोटैटोज है, उसको भी अगर थोड़ा सा कट कर लो तो ब्राउनिश हो जाता है, राइट। तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग कट करते हैं, तो जब भी कट करेंगे उसको, यानी डेफिनेटली वहां पे एक चीज होनी जरूर हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगा, वहां पे सेल जो है, ओके, जो सेल है वट एवर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में, इवन यू कैन से प्लांट सेल, वो डैमेज हो जाता है, सेल कट हो जाता है। ओके, जैसे ही वो सेल कट हो जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस वो रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीफिनॉल्स। ठीक है, तो वो पॉलीफिनॉल, फिनॉल्स यानी क्या कि बेंजीन रिंग जिसके ऊपर OH ग्रुप रहेगा, राइट, और वही अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स। अब बच्चों वो पॉलीफिनॉल क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, दैट पॉलीफिनॉल, पहले देखो हम लोग फ्रूट्स को कट कर रहे हैं या वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं, राइट, उसके वजह से हो क्या रहा है कि सेल डैमेज हो रहा है, सेल डैमेज हो गया तो एक स्पेसिफिक लिक्विड, स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीफिनॉल। अब वो पॉलीफिनॉल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, वो केमिकल की रिएक्शन जो है, जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड इंक्रीज कौन कर लेगा, एंजाइम। एंजाइम आर कॉल्ड टू बी अ बायोकैटालिस्ट, जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, अब वो जो पॉलीफिनॉल है इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूनॉल। ठीक है, पॉलीफिनॉल का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, देखो पॉलीफिनॉल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये क्यूनॉल जो फॉर्म हो गया, राइट, अब ये क्यूनॉल क्या करेगा, फर्दर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यानी एक चेन रिएक्शन, बड़ी चेन फॉर्म कर लेगा उसी पर्टिकुलर सेम टाइप के सब्सटेंस की। ठीक है, और वो फिर वो जो पॉलीमराइज सब्सटेंस है ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड देता है जो कि होता है टैनिन, और टैनिन का कलर है ब्राउन, और इसीलिए जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल कट करते हैं सर्टेन टाइम के बाद वो ब्राउन होता है, क्योंकि वहां पे टैनिन फॉर्म हो जाता है, और टैनिन का क्या दोस्तों कलर है, टैनिन का कलर क्या है, ब्राउन कलर है। अंडरस्टूड, तो ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ गई कि कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी स्पेशली फूड मटेरियल हो, तो उसको हम लोग एक एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए फ्रिज में रख देंगे, या फिर उसको जल्दी कट नहीं करेंगे, जब खाना हो तभी कट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो वहां पे कुछ डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल, सेल डैमेज हो जाएगा, सेल डैमेज से फिर पॉलीफिनॉल रिलीज होगा, पॉलीफिनॉल से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से साथ कंबाइन होकर फिर वो क्यूनॉल फॉर्म करेगा। क्यूनॉल एक लंबा पॉलीमर, पॉली मतलब क्या बच्चों, मैनी, एंड मर यानी मॉलिक्यूल, सो बहुत सारे क्यूनॉल मॉलिक्यूल एक बड़ी चेन फॉर्म कर लेंगे, राइट, सो दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, और वो फॉर्म करेगा एक ब्राउन कलर सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं टैनिन। तो वो आउटर सरफेस पे वही टैनिन फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो फिर टैनिन अगर फॉर्म हो गया है कट फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स पे, मतलब क्या होगी कि उस पर्टिकुलर फूड की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई। ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। अंडरस्टूड, तो इसके लिए कट कब करेंगे फ्रूट्स को, जब हमें जरूरत होगी, जब हम लोग यूज करने वाले हैं तभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। अब देखो कोई भी फूड की क्वालिटी है, वो फूड की क्वालिटी हम लोग स्मेल लेकर पता चल जाएगा कि देखो ना, कभी भी कोई फूड बना हुआ है किसी भी हमारे घर पे है या फिर होटल में है, स्मेल आ रही है तो समझेंगे कि यार क्या फूड बना है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। ओके, बट वही फूड को जो भी वट एवर जो हम लोग बना रहे, किसी कोई भी सब्जी बना रहे हो, कुछ भी चीज बना रहे हो, राइट, तो फिर अगर हमने ऐसे ही रख दिया एक
कुछ आवर्स के लिए रख दिया, ओके, तो फिर वहां पे क्या होगा, जो सराउंडिंग में माइक्रोब्स है वो वहां पे अटैक करने लगेंगे। उस फूड में ऑयल है वो भी थोड़ा सा रिएक्ट होने लगेगा, किसके साथ रिएक्ट होने लगेगा, उस पर्टिकुलर फूड में वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट होने लगेगा, या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट होने लगेगा। यानी दो चीजें वहां पे होगी दोस्तों, एक तो फैट जो और ऑयल है उस फूड में, हम इंडियन है तो हम लोग तो ज्यादा ऑयल और फैट्स खाते हैं, राइट, तो उसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा क्योंकि वाटर ऑलरेडी होगा तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। और जब भी ये दो प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, उस फूड मटेरियल की टेस्ट है एज वेल एज स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी फूड को से ओपन एयर में रखा तो फिर वो स्मेल चेंज कर देगा, ठीक है, वो टेस्ट चेंज कर देगा एक सर्टेन टाइम के बाद। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ फूड इज कॉल्ड टू बी अ रैंसिड फूड, एंड द ओवरऑल प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली दो चीजें हो जाएगी उसमें, एक जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस और दूसरा कहा ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, देखो समझ लो ये फैट है, CH2O C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड यानी सिंपली फैट, बराबर है, जो कि हमारी फूड में रहेगा, हम लोग जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें रहेगा, हम लोग समझ लो घी यूज कर रहे हैं उसमें रहेगा, अंडरस्टूड, फूड बनाने के लिए कुकिंग मेथड में यूज करेंगे तब, ओके। अब वो हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर रहेगा उसमें, तो वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो जाएगी उसमें, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी तो वहां पे फॉर्म होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल एक्चुअली, बराबर है, प्लस फ्री फैटी एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो फ्री फैटी एसिड फिर ऑक्सीडाइज होकर फिर वो जो बैड स्मेल फॉर्म करेगा या फिर बैड टेस्ट फॉर्म कर लेगा। तो एक चीज ये हो जाएगी कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। दूसरी चीज, जो भी फैट्स एंड ऑयल हम लोग यूज करेंगे टू मेक और टू कुक दैट फूड मटेरियल, राइट, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज किसके साथ हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, बराबर है, एंड द स्मेल ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल इज गोइंग टू बी चेंज। तो दो ऐसी मेथड जिसमें स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगी, एक तो हाइड्रोलाइसिस होगा, फैट मटेरियल जो ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट है उसमें, या फिर वही फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और सर्टेन टाइम के बाद वो फूड का जो स्मेल है जो थोड़ा सा बैड स्मेल आने लगेगा, राइट, टेस्ट अच्छी सी नहीं लगेगी, राइट, तो फिर वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा, हमारा डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब कर लेगा। वो ऐसा फूड हमने इंटेक किया समझ लो तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो सकती है उस केस में, अंडरस्टूड। तो क्वालिटी ऑफ फूड कैसे पता चलेगा कि उसकी परफेक्ट स्मेल है कि नहीं, परफेक्ट टेस्ट है कि नहीं। अगर वो रेंसिड हो गया, राइट, तो फिर वो फूड हमारे लिए खाने लायक नहीं होगा दोस्तों, ओके। तो ये एक गुड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल टेस्ट और स्मेल से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट जो है दोस्तों दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। अब कोई भी फूड मटेरियल हो, आज नाउअडेज हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई फूड मटेरियल हम लोग इंटेक कर रहे हैं तो उसमें कितना फैट्स हैं, ओके, से उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है हमारी बॉडी में। स्पेशली फैट्स की बात करें तो फैट्स बहुत डेंजरस, क्योंकि वो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है, हार्ट अटैक आने का चांसेस है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइप का फैट्स हमारी बॉडी में जा रहा है, राइट, और वो फिर हमारे लिए अच्छा है या नहीं। कुछ फैट्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, एंड बहुत सारे ऐसे फैट्स मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब बच्चों आप 11th स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट एंड होने आ रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो आपको पता ही है। सैचुरेटेड फैट्स यानी फैट्स भी तो एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैट्स, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या, डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे उसको, अनसैचुरेटेड फैट। अब देखो दोस्तों, एनिमल में जो फैट्स रहेगा वो रहेगा सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। एनिमल फैट इज जनरली अ सैचुरेटेड फैट्स, राइट, और जो वेजिटेबल ऑयल में है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में है से हम लोग जो कुकिंग ऑयल वगैरह यूज करेंगे, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑल, ठीक है, उसमें क्या रहेगा बच्चों, अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट बोथ फैट्स आर इंपॉर्टेंट, बट उसको ज्यादा इंटेक ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा टाइप है उसमें ट्रांस फैट। ट्रांस फैट्स में क्या होगा दोस्तों, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, अनसैचुरेटेड फैट्स हो गया, इसमें दो आइसोमर्स आपको मिल जाते हैं, एक तो है सीस आइसोमर्स, दूसरा कौन सा है दोस्तों, ट्रांस आइसोमर्स, राइट। ट्रांस में क्या होगा कि सिमिलर टाइप के सब्सटेंस में, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ अ कंपाउंड इज बॉन्डेड टू अपोजिट साइड, एंड सीस में
सेम टाइप ऑफ एटम और सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रांस, एक सिंपल एग्जांपल मैंने ले रहा हूँ, फैट्स का नहीं है बट एक सिंपल एग्जांपल है ट्रांस कंपोनेंट का, जहां पे ये दोनों क्लोरीन एटम अपोजिट साइड है कार्बन के, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। इवन ये दो हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड में, दोनों इधर Cl होंगे, दोनों इधर हाइड्रोजन रहते हैं, तो हम लोग इसको ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, सॉरी सीस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांस आइसोफैट्स भी होना बहुत जरूरी है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स भी हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओमेगा 3। अब वही फैट्स आपने शायद बहुत बार कुकिंग ऑयल की ऐड आती है जिसमें ओमेगा 3 है। ठीक है, तो दो टाइप के एक्चुअली फैट्स होंगे वहां पे या फिर ऑयल्स होंगे, एक तो होगा ओमेगा 3 एंड द सेकंड वन इज ओमेगा 6। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एग्जैक्टली करते क्या है कि या क्या रोल है। ठीक है, आपने शायद ऐसा भी वर्ड सुना होगा वो एड में, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है हमारी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऐसा कुकिंग ऑयल की ऐड आती है, देखो स्पेसिफिक एक कुकिंग ऑयल की, तो वहां पे आपने सुना भी होगा वो, राइट। अब वो क्या एग्जैक्टली गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये देख लेते हैं दोस्तों। देखो ओमेगा 3 इज अ सब्सटेंस जहां पे एक बड़ी कार्बन चेन रहेगी जिसमें थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी देयर। एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पे ओमेगा 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, राइट। अब ओमेगा 3 प्रेजेंट, ओमेगा 3 करेगा क्या एग्जैक्टली? इट रेजेस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इट रेजेस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या? HDL। इसका मतलब क्या है? दिस एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब आपने पढ़ा होगा गुड कोलेस्ट्रॉल है तो HDL वहां पे इंक्रीज करता है। तो ओमेगा 3 जिस भी कुकिंग ऑयल में ओमेगा 3 है, ठीक है, तो वो रेस करेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज HDL। वो है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि वहां पे हार्ट अटैक और हार्ट की या अदर बीमारी की रिस्क जो है वो कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर हमारे कुकिंग ऑयल में ओमेगा 6 है, ठीक है, हमारे कुकिंग ऑयल में ओमेगा 6 है, अब वो क्या करेगा? दैट इज कॉल्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली वो फॉर्म करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, तो हम कौन से टाइप का कुकिंग ऑयल या फिर यानी एनी ऑयल एक्चुअली जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, स्पेशली एज अ फूड मटेरियल, ये बहुत मैटर करेगा दोस्तों कि हमारे कुकिंग ऑयल में ओमेगा 3 है या फिर ओमेगा 6। ओमेगा 3 विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ, बट ओमेगा 6 अगर है तो वो हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा से एक चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 3 तो गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है, ओमेगा 6 बैड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है, और उसकी वजह से जो सारे डिसीज जो है उसकी चांसेस वहां पे बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, दैट हाई कोलेस्ट्रॉल विल इंक्रीज द हाई ब्लड प्रेशर, देन हार्ट की प्रॉब्लम सारी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी फूड मटेरियल है तो उसमें कौन से पर्टिकुलर टाइप का से ऑयल हम लोग यूज करते हैं और कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है वहां पे उस पर्टिकुलर ऑयल में, ये भी ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग दैट इज एंटीऑक्सीडेंट एज अ फूड एडिटिव। ठीक है, हमारे से कोई भी फूड मटेरियल हो तो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो वो देखना है हमें। ठीक है, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो ऑयल फैट्स का ऑक्सीडेशन ना हो तो फिर रैंसिड नहीं होगा। ऑयल फैट्स का या फिर अदर मटेरियल का ऑक्सीडेशन ना हो, जैसे कि हमने ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पढ़ा, वहां पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अगर ऑक्सीडेशन कम हो जाता है या डिले होता है तो वहां पे ब्राउनिंग कम हो जाएगा फ्रूट मटेरियल का, राइट। तो वो एंटीऑक्सीडेंट विच डिलेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड स्टफ। देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? ये डिले करेगा क्या प्रोसेस? ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड स्टफ। अब जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों वो है विटामिन ई, टोकोफेरोल भी कहते हैं उसको, ठीक है, विटामिन ई। बट अगर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हम लोग अगर यूज करते हैं जो कि फैट कुक फूड है समझ लो, उसमें आपको वो ऐड करना है तो आप BHT ऐड कर लो, ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन भी कहते हैं, या फिर उसका IUPAC नेम है 3,5 डाई टर्शरी 3 ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सीटोलिन। क्या है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बेंजीन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप, ये हो गया। सेकंड एंड सिक्स पोजीशन देखो, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ठीक है, ये दोस्तों सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन एटम और ये सिक्स कार्बन एटम। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH, फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप हो गया। फिर कैसे याद रखेंगे ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। थर्ड पोजीशन पे
सॉरी सेकंड एंड सिक्स पोजीशन पे सी लिख दो, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे भी सी लिख दो, CH3 CH3 एंड CH3। तो इस तरह से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। क्या करना है आपको, बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है, फर्स्ट पोजीशन पे OH, फोर्थ पोजीशन पे CH3, ठीक है। फिर सेकंड एंड सिक्स पोजीशन पे पहले सिंगल बॉन्ड सी कर दो एंड देन उस कार्बन एटम को क्या अटैच करना है, तीन CH3 ग्रुप, CH3 CH3 CH3, उसी तरह से यहाँ पे भी C एंड देन CH3 CH3 एंड CH3। तो ये हो गया हमारा BHT, दैट इज सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जो कि डिले करेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ अ फूड, जिससे कि उसकी स्मेल ठीक होगी, उसकी टेस्ट तो बरकरार रहेगी वहां पे, राइट, वो रेंसिड नहीं होगा, वो से अगर फ्रूट्स कट कर रहे हैं हम लोग और वो उसमें पैक कर लिया हमने, तो वहां पे ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स भी नहीं होगा, अंडरस्टूड। ओवरऑल अगर कहे इन शॉर्ट, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ठीक हो, डिले करेगा या फिर स्टॉप कर देगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ अ फूड जो है वो मेंटेन रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ अ फूड मटेरियल में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि उसका टेस्ट ठीक है कि नहीं, उसका स्मेल ठीक है कि नहीं, राइट, उसके फिर वो कौन, अगर फैट्स और ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, तो वो कौन से टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, गुड है या फिर बैड है, ये भी हमें देखना है बच्चों। तो जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर फूड मटेरियल सिलेक्ट करेंगे फॉर द इनटेक, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, ना कि हमारी बॉडी में अनवांटेड सब्सटेंस स्टोर करे वहां पे, प्रिजर्व करे, जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए ही सर्टेन टाइम के बाद वो थोड़ा सा डेंजरस हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट जो है हमारे चैप्टर का, वो फूड केमिस्ट्री, ये तो कंप्लीट कर लिया दोस्तों। हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो है कंपाउंड विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें देखनी है, ठीक है, जहां पे हम लोग स्टार्ट ऑफ दी चैप्टर ही मैंने बोला था कि तीन चीजें हम लोग फोकस करने वाले हैं। एक चीज तो हमने कंप्लीट कर ली कि फूड केमिस्ट्री, राइट, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट है, आर्टिफिशियल स्पेशली, जो कि एज अ मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, एज अ ड्रग मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है, यहाँ पे हमें वहां पे कौन से पर्टिकुलर डिसीज वो क्योर करता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी नोट डाउन करेंगे दोस्तों। तो सर सेकंड पार्ट दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में डेफिनेटली हम लोग चले जाएंगे फॉर कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों दो तीन टाइप के मेडिसिनल सब्सटेंस हमें पढ़ने हैं, या फिर ड्रग मटेरियल हम लोग कह सकते हैं पढ़ने हैं। क्या है वो, एक तो है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग, दूसरा है दैट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंड थर्ड वन इज देयर, दो ही है एक्चुअली मेजर, और वो एंटी माइक्रोबियल में फिर तीन आ जाता है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ओके चलो, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। अब दोस्तों एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक में क्या होता है, देखो एनाल्जेसिक ड्रग ऐसे है, ओके, एनाल्जेसिक ड्रग है जो क्या करेगा, इट जनरली गिव्स द रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। पेन जो है, या सिंपली हम लोग उसको हम लोग कह सकते हैं पेन किलर, ठीक है। अब कभी भी कुछ लगा, देखो हमें कहीं कुछ मार लग गई, राइट, कहीं गिर गए हम लोग, हमारा पैर हाथ में कुछ स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लेशन है समझ लो, और उसमें हमें से उसको क्योर करना है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो ना मेडिकल स्टोर में जाएंगे, एक पेन किलर ले लेते हैं, तो हमारे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, वो थोड़ा सा जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, राइट। ओके, तो पेन किलर एक्चुअली उन ड्रग को या फिर उन मेडिसिन को, सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। तो आपने बहुत बार पैरासिटामोल टैबलेट ली होगी, ठीक है, पैरासिटामोल टैबलेट जो कि से आपका सर दुख रहा है तो पैरासिटामोल टैबलेट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। बॉडी पेन कर रही है तभी वो टैबलेट ले लेंगे जो कि एक पेन को रिलीव कर लेगा, राइट, ओके, तो विच इट विल वर्क एज अ पेन किलर। तो बच्चों पहला टाइप है एनाल्जेसिक ड्रग, क्या रिलीज करेगा, ये एनाल्जेसिक ड्रग रिलीव करता है पेन को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, एनाल्जेसिक इज अ टाइप ऑफ अ ड्रग और मेडिसिन विच गिव्स रिलीफ फ्रॉम दी पेन। एग्जाम्पल पैरासिटामोल मैंने बता ही दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। एंटीपायरेटिक इज द अनदर टाइप बच्चों, ओके, एंटीपायरेटिक इज अ ड्रग जो कि जनरली यूज करता है इन केस ऑफ अ फीवर, ठीक है। कहाँ पे यूज करता है, फीवर में यूज करता है। फीवर में डेफिनेटली बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हम लोग कहते हैं ना कि 100 फीवर है, 100 या फिर 101, 102, 103 ऐसा डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है वो टेम्परेचर एक्चुअली, बराबर है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट है वो, अगर
उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बॉडी में इम्बैलेंस होना, टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया, मतलब टोटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो फिर वो तो उस फीवर को या फिर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर लेवल पे लेके आना है, तो क्या करना है, हमें एंटीपायरेटिक ड्रग लेने हैं, जो कि यूज करते हैं हम लोग इन केस ऑफ अ फीवर ओनली, बराबर है, बॉडी टेम्परेचर हाई होगी तब। कौन सा एंटीपायरेटिक ड्रग है, पैरासीटामोल। उसका डोल रोल है, एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, यानी एज अ पेन किलर भी उसको यूज कर सकते हैं, एंड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो, बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले एस्पिरिन यूज करते थे, ठीक है, एस्पिरिन इज एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड ओनली, बराबर है, बट उसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो अभी नाउअडेज पैरासीटामोल, शायद आपने नाम सुना ही होगा पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल टैबलेट ले लेते हैं, तो ये एक दोनों रोल प्ले करता है, एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। तो दोस्तों एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ये तो क्लियर हो गया। अब सिंपल एंड शॉर्ट इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनर्जेसिक ड्रग ये रिलीव करेंगे पेन को, एंड एंटीपायरेटिक ड्रग क्या क्या कहाँ पे यूज करेंगे, इन केस ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब इन केस ऑफ अ फीवर जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पिरिन एज वेल एज पैरासिटामोल, ठीक है। तो पहला टाइप का ड्रग तो कंप्लीट कर लिया हमने, या फिर मेडिसिन तो कंप्लीट कर लिया, दैट इज एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। अब दोस्तों चले जाते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज एंटी माइक्रोबियल। ओके, अब एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या होगा दोस्तों, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, किल्स माइक्रोब्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स है दोस्तों, ठीक है, स्पेशली ध्यान में रखना ये हार्मफुल माइक्रोब्स है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करेंगे, राइट, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमें वहां पे रिलीफ मिलना है। अब तीन टाइप के एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम लोग यूज करते हैं, ओके। एक तो है दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, एंड द थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स। अब दोस्तों तीनों का रोल सेम है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, तीनों का रोल सेम है। क्या करेगा, ये माइक्रोब, हार्मफुल माइक्रोब को किल करेगा या फिर एटलीस्ट उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, राइट। बट तीनों डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट से डिफरेंट एरिया में ही कहेंगे, डिफरेंट एरियाज में हम लोग यूज करेंगे। डिसइंफेक्टेंट ये पहला एंटी दिस वन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। डिसइंफेक्टेंट हम लोग कहां पे यूज करेंगे, जनरली दिस इज यूज टू kill the microbes, harmful microbes, या फिर to stop the growth of a harmful microbes which present on a non living surface, ठीक है, नॉन लिविंग सरफेस पे जो माइक्रोब्स है उसके लिए यूज करेंगे, राइट, उनको किल करने के लिए। मतलब नॉन लिविंग सरफेस यानी क्या, पानी में अगर हार्मफुल माइक्रोब्स है, बैक्टीरियाज है, उसको मारने के लिए यूज करेंगे, राइट। फ्लोर पे, फ्लोर क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारे घर में डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट हम लोग लेके आते हैं, राइट, ओके। तो जो फ्लोर पे है या फिर से किसी मटेरियल के ऊपर है, या फिर वाटर में है, ड्रिंकिंग वाटर में जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको क्लीन करने के लिए जो यूज करेंगे, उन मटेरियल को हम लोग कहेंगे बच्चों डिसइंफेक्टेंट। क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट। द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन एक यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लोरीन के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, उसमें फिनॉल भी कभी कभार ऐड किया जाता है, राइट, ओके। तो दीज आर फिनॉल, क्लोरीन, ओके। क्लोरीन इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि हम लोग वो ज्यादातर यूज करते हैं। क्लोरीन टैबलेट ऐड करते हैं स्विमिंग पूल में, जब भी हम लोग स्विम करने से पहले, क्योंकि वो जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको मार देगा वहां पे, अंडरस्टूड। तो डिसइंफेक्टेंट माइक्रोब्स को किल करेगा या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, कहां पे, नॉन लिविंग सरफेस पे, ध्यान रखना दोस्तों, नॉन लिविंग सरफेस पे। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, दैट इज एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक सब्सटेंस क्या है, एंटीसेप्टिक का भी रोल वही है, किल करेगा माइक्रोब्स को या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा, बट कहां पे रहेंगे वो माइक्रोब्स, विच प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑन द लिविंग सरफेस, ठीक है, आउटसाइड ऑन द लिविंग सरफेस। जैसे कि लिविंग सेल्स आप कह सकते हैं, कि अगर समझो ये मेरा फिंगर उसके ऊपर कट हो गया, राइट, तो फिर यहाँ पे एक्सटर्नल बॉडी पे है, राइट, जो कट हुआ यहाँ पे माइक्रोब्स आएंगे और वो से उस जख्म को और बड़ा कर देंगे। उससे पहले मैं क्या अप्लाई करूंगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस अप्लाई कर लूंगा जो कि वहां पे वो माइक्रोब्स को वहां पे मार देंगे, एंड अब आफ्टर फ्यू डेज वो शायद से कट है वो ठीक हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक आर द सब्सटेंस जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, विच प्रेजेंट ऑन अ आउटसाइड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द लिविंग सेल, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द लिविंग सेल। वो कौन कौन सा है, आयोडीन, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, ठीक है, ये कुछ सब्सटेंस है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अगर ब्रांड के नाम कहूं मैं,
तो बर्लॉन यूज करते हैं हम लोग, सोफ्रामाइसिन क्रीम यूज कर सकते हैं हम लोग। तो जो कट हो गया, बर्न होगी स्किन, तो हम लोग फटाफट लगा लेते हैं वो क्रीम। वो क्या करती है हम कि आउटसाइड सरफेस पे वो वाउंड को इंक्रीज नहीं होने देता। अंडरस्टूड? ओके। थर्ड वन जो है बच्चों, एंटीबायोटिक्स। अब ये भी वर्ड सुना होगा आपने, कभी डॉक्टर के पास गए, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, फूड डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, एंटीबायोटिक्स दे देता है। कभी टूथ हैक हो जाएगा हमें, ओके, दांत दुखने लगेंगे, तो कुछ एंटीबायोटिक्स दे देता है, डॉक्टर कहेंगे ये एंटीबायोटिक्स से 3 दिन है, इसको मिस नहीं करना है, कंटिन्यूस लेना है। क्या रोल है एंटीबायोटिक्स का? एंटीबायोटिक्स का रोल भी वही है, हाँ, माइक्रोब्स को किल करेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, बट कहाँ पे? इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के इनसाइड, राइट, या फिर एनिमल्स बॉडी की इनसाइड में जो भी कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो देखो देखो दोस्तों, तीनों का रोल सेम है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, तीनों का रोल एक ही है, बट अलग अलग एरियाज में उनको यूज किया जाएगा। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे, फ्लोर क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, राइट, ओके। टॉयलेट्स, बाथरूम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक वो यूज करेंगे टू किल द माइक्रोब्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। कहां पे? आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड सरफेस पे वो अप्लाई करेंगे, राइट। एंड द एंटीबायोटिक्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जो कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स है उसको मारने के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेल्वर्सन है या फिर सल्फापायरिडीन है, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम कहे, ओके। आप यूज कर सकते हो। टर्मरिक इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक एज वेल एज एंटीबायोटिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारी बॉडी में कुछ से थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो टर्मरिक पाउडर हम लोग ले लेते हैं, दूध में हल्दी मिला के पी लेते हैं, तो इट कैन बी एक्ट एज अ एंटीबायोटिक्स हो जाए। तो ये एंशिएंट टाइम से हम लोग एज एन एंटीबायोटिक यूज करते हैं टर्मरिक को, तो बट वो रोल तो समझ में आ गया कि क्या एग्जैक्टली है, वो किल करेगा माइक्रोब्स को। अंडरस्टूड? तो ये है एंटी माइक्रोबियल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस भी खत्म हो जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, फटाफट इसको कवर करेंगे। क्लींजिंग एजेंट या फिर क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट में दो टाइप के सब्सटेंस आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा सोप, दूसरा आ जाएंगे बच्चों डिटर्जेंट। ये से दो सब्सटेंस है, राइट, ओके। सोप क्या होगा? सोप यानी एक्चुअली एक फैट और ऑयल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल, दिस वन स्टेरिक एसिड भी कह सकते हैं उसको, ग्लिसरॉल भी कहेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? NaOH के साथ। NaOH यानी अल्कली, राइट। तो फैट या फिर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल ले लो या फिर फैट्स ले लो, राइट, उसको हम लोग से रिएक्ट कर लो NaOH के साथ, अल्कली के साथ, बेस के साथ, जो ग्लिसरॉल सेपरेट होके जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, ये वाला सब्सटेंस, दैट इज RCOONA। RCOONA इसको हम लोग कहेंगे क्या? सोप। अब देखो ये RC डबल बॉन्ड O है, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देन O, या फिर COO, और यहाँ से Na कहाँ से आ जाएगा? NaOH के साथ, तो ये हो गया सोप। तो इस तरह से सोप प्रिपरेशन होती है। ये हमें क्लिनजिंग एक्शन के लिए यूज करता है, किसमें? स्पेशली सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। डिटर्जेंट है दोस्तों, डिटर्जेंट के 3 टाइप है, एनायनिक डिटर्जेंट, cationic detergent, and third one is non-ionic detergent. Anionic detergent में जनरली हो रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है। कैटायनिक डिटर्जेंट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रहेगा वहां पे, राइट। एनायनिक डिटर्जेंट में ईथर ऑफ अ इथिलीन ग्लाइकॉल विथ अल्काइल फिनॉल। तो ये कुछ लॉन्ग चेन है कार्बन के। एनायनिक डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट रहेगा विद द कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल सल्फोनिक एसिड, राइट। कैटायनिक डिटर्जेंट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये जो अमाइंस का सॉल्ट है उससे बनता है वो। एंड एनायनिक डिटर्जेंट में ईथर्स होंगे, ईथर्स के साथ साथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल विथ सम अल्काइल फिनॉल भी रहेगा वहां पे। अंडरस्टूड? तो ये कुछ टाइप ऑफ डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट एज वेल एज सोप का एक ही एक्शन है कि वहां पे सब्सटेंस को, यानी जो भी डर्ट पार्टिकल है या फिर ऑयल पार्टिकल है उसको क्लीन करना। तो बच्चों ये लास्ट वन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अ क्लींजिंग एक्शन, ये हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ माइसिल फॉर्मेशन। माइसिल में क्या होगा दोस्तों? समझ लो जनरली से सोप जो है, स्पेशली सोप के लिए, सोप के एक चेन आती है, लाइक ऐसे हम लोग लिखते हैं उसको, सी दिस वे। ये एक से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये हर एक एंड एक्सप्रेस करेगा कार्बन एटम। तो ये 1 2 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो ये 17 कार्बन एटम, और यहाँ पे रहेगा COONA, ये जो हमने सोप का रिएक्शन लिखा ना यहाँ पे, ये R यानी वो वही अल्काइल ग्रुप, एंड देन COONA, ठीक है। तो ये देखो कितने कार्बन एटम है, वापस से काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और ये 18 वाला कार्बन जहाँ पे COONA ग्रुप है। अब इसमें दोस्तों ये जो लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन, राइट, इसको हम लोग कहते हैं टेल, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हेड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड। तो ये लॉन्ग जो पार्ट है दिस इज नोन एज टेल, इसको हम लोग कहते हैं टेल पार्ट, ओके, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज हेड। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, दिस इज हेड पार्ट, ठीक है। अब क्लोथ के ऊपर समझ लो, क्लोथ के ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, उसको क्लीन कर रहा है, सी डिपेंड करेगा कि वो नॉर्मल डस्ट, डर्ट या मड है या फिर ऑयल पार्टिकल है। ऑयल पार्टिकल है तो उसमें टेल हमें हेल्प करेगा वो रिमूव करने के लिए, डर्ट पार्टिकल है तो हेड ऑफ द सोप जो है वो हमें हेल्प करेगा वो उसको रिमूव करने के लिए। समझ लो एक कपड़ा है, ये क्लॉथ है, ठीक है। अब क्लॉथ के ऊपर ये कुछ डर्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये डर्ट है, कुछ धूल है समझ लो, तो फिर वहां पे हेड पार्ट उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और उसको पुल ऑफ कर लेगा, राइट। एंड अगर उसमें ऑयल है तो ऑयल क्या करेगा, देखो ये ऑयल पार्टिकल, ये व्हाइट आपका डॉट दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये समझ लो ऑयल है, तो फिर ये टेल पार्ट ऑफ द सोप ये इंसर्ट हो जाएगा, देखो इस वजह से इंसर्ट हो जाएगा टेल पार्ट ऑफ द सोप, ये जो है दैट इज द हेड पार्ट ऑफ द सोप एक्चुअली, ये सर्कल जो है वो, राइट। फिर वो क्या करेगा, एक पूरा स्पीयर फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, जहाँ पे टेल ऑफ द से सोप इंसर्ट इनटू द ऑयल, फिर वो ऑयल को क्या करेगा, छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके फिर उसको वो क्लॉथ के ऊपर से वहां पे रिमूव कर लेगा, अंडरस्टूड। सो दिस वे द ओवरऑल क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप एज वेल एज डिटर्जेंट इज डन ओवर दैट, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि क्या है माइसिल फॉर्मेशन और कैसे होता है। समझ लो ऑयल पार्टिकल है तो टेल पार्ट इंसर्ट कर लेगा, एंड देन फिर वो बड़े जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको छोटे ऑयल ड्रॉप में कन्वर्ट कर लेगा, छोटे ब्रेक डाउन करेगा, एंड देन उसमें से फिर उसको क्लॉथ के ऊपर से, कपड़े के ऊपर से उसको पुल ऑफ करेगा। अगर उसमें डर्ट पार्टिकल है समझ लो, यानी सीधी धूल मिट्टी कुछ है, तो फिर ये हेड पार्ट इंसर्ट होके फिर उसको वो डर्ट को वहां पे क्लीन कर लेगा, यानी पुल ऑफ करेगा फ्रॉम दी क्लॉथ। तो इस तरह से ओवरऑल क्लींजिंग एक्शन होती है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जहां पे हमने फूड केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, एज वेल एज क्लींजिंग एक्शन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया दोस्तों। होपफुली ये पूरा जो टॉपिक है, पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर हमने कवर किया, जो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हर एक वन शॉट वीडियो के लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो न्यू चैप्टर्स जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आसान लैंग्वेज में मैं सिखाने की यहाँ पे ट्राई करूंगा दोस्तों। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक और चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे दोस्तों। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।